हेलो, मेरा नाम है प्रियंका। हिंदी नामा में आप सबका स्वागत है। यह हिंदी व्याकरण की पहली कक्षा है। इसके माध्यम से हिंदी व्याकरण के सभी पहलुओं का विस्तार व गहराई से हम अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। व्याकरण या भाषा के अंगों के साथ हम अपनी पहली कक्षा की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं कि पहली कक्षा में क्या कुछ है। हिंदी व्याकरण की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हिंदी व्याकरण के जितने भी बिंदु हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी एक बिंदु जब अगर हम पढ़ते हैं तो उसका जो आने वाला अगला बिंदु है उसे समझना सरल हो जाता है। वर्ण हिंदी भाषा के व्याकरण और भाषा के 3 अंग हैं। वर्ण हो गया, शब्द हो गया और वाक्य हो गया। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की 33 होती है। हिंदी वर्णमाला की मानक संख्या 56 है। अब यहाँ पर ये 56 कैसे हो गया? आप देखेंगे कि स्वर भाई 11 है, व्यंजन 33 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 44। लेकिन ये 56 कैसे हो रहा है? तो ये जो 56 का खेल है इसको भी समझेंगे। अयोग बाह्य क्या होता है, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, ताड़न जात क्या होता है, विदेशी वर्ण क्या होता है, इन सब को भी पढ़ेंगे। वर्ण जब हम पढ़ने लगेंगे तो वर्ण से ही जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि मात्रा, लिपि, मात्रा की गणना, हिंदी शब्दकोश, अक्षर, इन सारे बिंदुओं का भी हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। वर्ण आरंभ करने से पूर्व हम व्याकरण का संक्षिप्त परिचय पा लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। व्याकरण क्या होता है? शाब्दिक विच्छेद हम करते हैं तो हमें मिल जाता है वी जोड़ आ जोड़ करण, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है जो भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग को भली भांति समझाती है। कहने का मतलब यह है कि व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, किसी भी भाषा को। आइए आगे देखते हैं। भाषा और व्याकरण के प्रमुख अंग हमने पहले भी देखे, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार क्या होता है? देखिए, जैसे कि व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से व्याकरण के सभी अंगों या भाषा के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है और व्याकरण के जितने भी पहलू होते हैं वो सभी उस पुस्तक में समाहित होते हैं। लेकिन वर्ण विचार जो है इसका दायरा सीमित है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि इसका नाम ही है वर्ण विचार, तो इसके अंतर्गत वर्ण पर विचार किया जाएगा, वर्ण के सभी अंगों को समझा जाएगा, वर्ण के जो भी पहलू हैं उस पर बात होगी, वर्ण के जितने भी छोटे या बड़े बिंदु हैं उसको स्पष्टीकरण से समझाने में यह वर्ण विचार की पुस्तक सहायता करेगी। परिभाषा के तौर पर इसकी बात करें हम तो वर्ण विचार वह ग्रंथ या पुस्तक है जिसके माध्यम से वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। देखते हैं वर्ण क्या होता है। मानव मुख से उच्चरित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। लिखित तौर पर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे लघुत्तम इकाई होने के कारण वर्ण का खंड नहीं किया जा सकता है। उदाहरण से और यह बात स्पष्ट हो जाएगी। क एक वर्ण है। और भी गहराई में देखें क का परिचय क्या है, तो क वर्ण होने के बाद व्यंजन वर्ण है और जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं और बोले भी जाते हैं। क को जब हम तोड़ते हैं, इसका खंड करते हैं, तो हमें हलंत क और अ की प्राप्ति होती है। हलंत क और अ ये दोनों ही अब मूल ध्वनियाँ हैं, अर्थात इनका और अधिक खंड नहीं किया जा सकता है। हलंत क और अ ये दोनों ही मूल ध्वनियाँ हैं, इनका अब और अधिक खंड नहीं किया जा सकता है। देखिए, ऊपर जो बात कही गई है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अधिकांश प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसका उत्तर है वर्ण। और भाषा की वह कौन सी इकाई है जिसका और अधिक खंड नहीं किया जा सकता है, तो वह सबसे लघुत्तम इकाई है वर्ण। उदाहरण से हमने और इस बात को स्पष्ट समझ लिया। आगे देखते हैं। वर्ण के भेद हम देख लेते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं,
स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर वे वर्ण हैं जिसके उच्चारण में प्राणवायु मुख से बिना किसी बाधा के स्वतंत्र ढंग से निकल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। यहाँ पर दो बिंदु समझने के योग्य है। पहला बिंदु यह है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु है मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो खुद भी बोलते वक्त इस बात को महसूस करेंगे कि जो प्राणवायु है यानी कि मुख द्वार से जो हवा बाहर निकलती है, बहुत अगर और इस बात को स्पष्ट करूँ तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मुख से बाहर निकलती है तो वो बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। और जब स्वरों का उच्चारण होता है तो वो बिना किसी अन्य स्वर की सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वो अपने आप में सक्षम हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। अब ये 11 स्वर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगबाह्य वर्ण क्या होता है? अयोगबाह्य का अर्थ है जो जुड़कर वहन नहीं होता है। ये वर्ण व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? अयोगबाह्य जो नाम है वह अपना परिचय स्वयं दे रहा है और अयोगबाह्य कह रहा है कि वो जुड़कर वहन नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई किसके साथ नहीं जुड़ता है? तो व्यंजन के साथ नहीं जुड़ता है। केवल और केवल किसके साथ जुड़ेगा? स्वर के साथ जुड़ेगा। किस तरह से, आगे देख लेते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनकी सदैव 2 मात्रा गिनी जाती है। जब मैं आपको मात्रा का अध्याय लेकर के आऊँगी, मात्राएं क्या होती हैं, किस प्रकार से उसकी गणना की जाती है, तब यह बिंदु और स्पष्ट हो जाएगा। अयोगबाह्य वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। पहला है विसर्ग और दूसरा है अनुस्वार। पहला है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार। विसर्ग किस प्रकार से लिखा गया है? तो पहले स्वर लिखा गया है अ और उसके बाद ऊपर नीचे 2 बिंदु लगाया गया है, तो ये बन गया है विसर्ग। अनुस्वार किस प्रकार से लिखा गया है? अनुस्वार लिखा गया है स्वर के शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी। उदाहरण देख लीजिए। विसर्ग का उदाहरण है अतः। त में, त क्योंकि व्यंजन है, अव्यंजन जो है स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। तो व्यंजन त में अ जुड़ा हुआ है और अ के बाद ही 2 विसर्ग के बिंदु लगे हुए हैं। प्रातः भी एक ऐसा ही शब्द है। प्रातः में भी त व्यंजन है, प्रातः में भी त व्यंजन है। त में अ जुड़ा हुआ है और अ के बाद 2 विसर्ग लगे हुए हैं। अंतिम में अ स्वर है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु है और अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि जो विसर्ग और अनुस्वार है, ये दोनों जो चिन्ह हैं वो स्वर के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, व्यंजन के साथ नहीं। अगला बिंदु है स्वर के प्रकार। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। पहला बिंदु है ह्रस्व स्वर। इसके अन्य नाम है लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक और मूल स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर ही लघु स्वर, छोटा स्वर, मैंने पहले भी बताया, एक मात्रिक या मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? अ, ई, उ, री। ये सभी एक मात्रा वाले स्वर हैं। अ, ई, उ, री, ये सभी एक मात्रा वाले स्वर हैं। अगला भेद है स्वर दीर्घ स्वर। अगला भेद है स्वर का दीर्घ स्वर। इसके अन्य नाम है गुरु स्वर, बड़ा स्वर, एक मात्रिक स्वर और संधि स्वर।
दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में लघु का 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की कितनी संख्या होती है? तो 7 होती है। 4 हमने पहले पढ़ लिए हैं। कुल कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 4 अगर ह्रस्व स्वर हो चुके हैं तो बचे 7 दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सातों जो हैं दीर्घ स्वर हैं। यहाँ एक और बिंदु समझ लीजिए कि जैसे ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व जो शब्द है ह्रस्व का विपरीत या विलोम शब्द दीर्घ होता है। लघु का विलोम गुरु होता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है। एक मात्रिक जो है वो द्विमात्रिक का विलोम नहीं है। बिल्कुल, ह्रस्व स्वर, लघु और छोटा जो ये 3 शब्द हैं, ह्रस्व, लघु और छोटा, ये क्रमशः दीर्घ, गुरु और बड़ा का विलोम शब्द हैं, लेकिन एक मात्रिक व द्विमात्रिक का विलोम नहीं है। देखिए अगला जो बिंदु है, क्योंकि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व हमने पढ़ लिया, दीर्घ हमने पढ़ लिया। अब जो अंतिम है वो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर से पहले भी एक बिंदु है, महत्वपूर्ण है, संयुक्त स्वर का। ये भी समझ लेते हैं। जितने हमने देखे कौन कौन से हमारे दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ए, ऐ, ओ, औ जो हैं इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। और देख लीजिए ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। अगला बिंदु है प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। पहला जो हमने पढ़ा 1 मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर में। दूसरा हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, उसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और ये तीसरा बिंदु है, तीसरा भेद है उच्चारण या मात्रा के आधार पर, और इसमें 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? तो प्लुत स्वरों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं प्लुत स्वर? देख लीजिए, केवल एक ह्रस्व स्वर इसमें जुड़ता है और अन्य सभी जो है दीर्घ स्वर इसमें आ जाते हैं। और इन 1 और 7 को मिलाकर के 8 जो ये संख्या बनती है स्वरों की, ये हो जाती है प्लुत स्वरों की संख्या। अ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। पढ़ते समय इनके उच्चारण की स्थिति को भी ध्यान में रखें कि किस तरह से किस स्वर को उच्चारित किया जा रहा है। प्लुत स्वर को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्लुत स्वर संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि हिंदी के विद्यार्थियों से प्लुत स्वर को लेकर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार। पहला भेद है वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है वृत्ताकार स्वरों की संख्या। कौन कौन से हैं वृत्ताकार स्वर? ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ। बहुत ही सरल है वृत्ताकार स्वर को समझना और उसे याद रखना। जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, तो होंठ की जो आकृति है वो गोल हो जाएगी, और यही इनकी पहचान है। वृत्त का आकार बनाते हैं जब इनका उच्चारण होता है। वृत्त यानी कि गोल आकार जब होंठ का बन जाता है इनके उच्चारण में, तो इन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। एक विदेशी स्वर है औ। यह स्वर भी वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत ही आता है। अगर प्रश्न आ जाए कि औ किस स्वर भेद के अंतर्गत आएगा, तो वृत्ताकार स्वर भेद के अंतर्गत औ की गणना की जाएगी। लेकिन हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो वृत्ताकार स्वर हैं वो 4 हैं। और कौन कौन से हैं? ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ। अगर वृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछे तो ये 4 और ये जोड़ नहीं देना है, 5 नहीं करना है। जवाब 4 ही रहेगा, उत्तर 4 ही रहेगा। केवल इस बिंदु पर जब प्रश्न पूछा जाएगा कि औ की गणना, इसका उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं? औ। ज़्यादातर अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं जैसे डॉक्टर, कॉलेज, तो इस तरह के शब्दों में इसका लेखन और उच्चारण देखा जाता है।
यह हिंदी व्याकरण का स्वर नहीं है, यह विदेश से लिया गया स्वर है। इसे ही विदेशी स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर या अर्धचंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अर्धचंद्र बिंदु कहा जाता है। माफ़ कीजिए, इसे अर्धचंद्र बिंदु नहीं कहा जाता है, मैंने इसे काट दिया है। अर्धचंद्र बिंदु का जो ये लाइन है मैंने इसे काट दिया है। अर्धचंद्र बिंदु इसको नहीं कहा जाता है। अर्धचंद्र बिंदु से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मैं आगे इस पे चर्चा करूँगी कि अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है और किस तरह से वो लिखा जाता है, किस तरह से उच्चारित होता है। इस बिंदु के ऊपर आगे बात करेंगे। ओष्ठ की आकृति के आधार पर दूसरा भेद है अवृत्ताकार। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोल नहीं बनती है उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? अ, आ, ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और री। ये सातों जो हैं अवृत्ताकार स्वर हैं। जैसा कि वृत्ताकार स्वरों के उच्चारण में मुख की आकृति या होष्ठ की आकृति गोल बन जाती है, उसी प्रकार अवृत्ताकार स्वरों के उच्चारण में होठ की आकृति गोल नहीं बनती है। ये बिल्कुल विपरीत बात है। जहाँ एक तरफ गोल बन रहा है होठ की आकृति, वहीं दूसरी तरफ होठ की आकृति गोल नहीं बन रही है। अगर यह हम याद रख लें कि कौन कौन से वो 4 स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठ की आकृति गोल बन रही है, तो बचे हुए 7 स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगे कि बचे हुए जो 7 हैं वो अवृत्ताकार स्वर हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। अग्र स्वर पहला भेद है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग अधिक क्रियाशील होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं अग्र स्वर? ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और री। जैसा कि इसका नाम ही है कि जीभ की क्रियाशीलता, तो जो मुंह में हमारे जीभ है, जो जीवा है, इन स्वरों के उच्चारण में उसकी जो क्रिया है उसी को अनुभव करना है, उसी को महसूस करना है। और जैसे ही इस चीज़ को हम पकड़ लेंगे तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समझ लेना बहुत ही सरल हो जाएगा। जीभ को हम 3 भागों में अगर बांट लें, जो होठ की दिशा पे जो आगे की तरफ जीभ है उस अग्र भाग, जो मध्य में है वो मध्य भाग, और जो कंठ की तरफ है पीछे उसे पश्च भाग नाम दे दें, तो जो अग्र स्वर हैं वो उनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग, आगे का भाग अधिक क्रियाशील है। दूसरा जो भेद है मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग अधिक क्रियाशील होता है वे स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर की कितनी संख्या होती है? 1 होती है। मध्य स्वर कौन सा होता है? तो अ जो है वो मध्य स्वर है। पश्च स्वर। पश्च स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग अधिक क्रियाशील होता है। कौन कौन से हैं पश्च स्वर देख लेते हैं। 5 हो गए हमारे अग्र स्वर, 1 हो गया हमारा मध्य स्वर और बचे 5 वे हो जाएंगे पश्च स्वर। कौन कौन से हैं पश्च स्वर? आ, उ, दीर्घ उ, ओ, औ। एक और बार इस बिंदु को मैं स्पष्ट करूं कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है और इन तीनों में क्या भेद है। तो वो कुछ इस तरह से है कि हमारे मुंह की जो जीवा है उसको तो सबसे पहले हमें 3 भागों में महसूस करना है कि उसका पहला भाग जो है वो आगे का जो होंठ को छू सकता है, दूसरा जो मध्य का बीच का भाग है और तीसरा जो अंतिम कंठ की ओर है पश्च भाग है। ये जीभ को हमने 3 भागों में बांट लिया। तो अब स्वरों का वर्गीकरण कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग अधिक क्रियाशील है और कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील है और कौन कौन से वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग क्रियाशील है। ऐसे ही वर्गीकरण से हम इन सारे बिंदुओं को याद रख सकते हैं। अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग क्रियाशील है, मध्य में मध्य भाग क्रियाशील है और पश्च में पश्च का भाग क्रियाशील है। आइए देखते हैं अगला बिंदु। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं।
जिसमें से पहला भेद है समृद्ध स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग से स्पर्श करता है और आगे से मुंह बंद की स्थिति हो जाती है, ऐसे स्वर समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कहने का मतलब कि एक स्थिति बनती है। हमारे पास कुल स्वर 11 हैं, उसमें से कुछ स्वर ऐसे हैं तालु की स्थिति के आधार पर, उसमें से 11 स्वर में से कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में मुंह बंद की स्थिति हो जाती है। उनके उच्चारण करते समय मुंह जो है बंद हो जाता है। तो ये मुंह बंद की स्थिति किस प्रकार से होती है, इस बात को यहाँ परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि जब जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग से स्पर्श करता है तो आगे की तरफ मुंह बंद हो जाता है और इस स्थिति में उच्चारित होने वाले स्वर समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं समृद्ध स्वर? ई, दीर्घी, उ, दीर्घ और री। दूसरा भेद है अर्ध समृद्ध स्वर। यहाँ पर समृद्ध स्वर में मुंह जो है वो पूरा ही बंद हो जाता है, मुंह आगे से बंद हो जाता है। और अर्ध समृद्ध स्वर में मुंह आगे भीतर की ओर, अर्ध समृद्ध स्वर में देखिए पूरा बंद हो जाता है, अर्ध समृद्ध स्वर में आधा ही बंद होता है। किस तरह से आधा बंद होता है ये देख लेते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग को छूता है तो कंठ की दिशा में भीतर की ओर मुंह पूरा बंद नहीं होता है बल्कि आधा बंद होता है। ऐसी स्थिति में जब स्वर उच्चारित होता है तो उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से अर्ध समृद्ध स्वर? ए, ओ। अगला भेद है विवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग तालु के पश्च भाग से स्पर्श करता है या छूता है और होठ की दिशा में मुंह पूर्ण रूप से खुल जाता है तो ऐसे स्वर को विवृत स्वर कहा जाता है। विवृत स्वर यानी कि जिसमें मुंह पूरी तरह से खुल जाए। समृद्ध का जो विपरीत होता है या विलोम होता है वो क्या होता है? विवृत होता है। इसमें मुंह बंद हो जाता है। समृद्ध यानी कि बंद की स्थिति, विवृत यानी कि मुंह खुलने की स्थिति, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत स्थितियाँ हैं। विवृत स्वर के उच्चारण में मुंह जो है पूर्ण रूप से खुल जाता है। विवृत स्वर की संख्या कितनी होती है? विवृत स्वर की संख्या 1 होती है। कौन सा है विवृत स्वर? तो आ। जब भी हम आ का उच्चारण करते हैं आप स्वयं भी महसूस करेंगे आ का उच्चारण करते समय कि मुंह जो है वो पूरी तरह से खुल जाता है जब हम आ का उच्चारण करते हैं। और इसी बात को हम महसूस भी कर सकते हैं कि भीतर की तरफ यानी कि कंठ की दिशा में जीभ का पश्च भाग तालु के पश्च भाग से स्पर्श करता है आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो। विवृत स्वर की संख्या 1 हमने समझ ली। विवृत स्वर क्या होता है यह भी स्पष्ट हो गया। विवृत स्वर में जहाँ मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। अगला जो भेद है वो है अर्ध विवृत स्वर। विवृत में पूरा मुंह खुल जाता है, अर्ध विवृत में आधा खुलता है। यह वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग से स्पर्श करता है और होठ की दिशा में मुंह आधा ही खुल पाता है। ऐसे स्वर को अर्धविवृत स्वर कहा जाता है। अर्धविवृत स्वर की संख्या कितनी है? अर्धविवृत स्वर की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं अर्धविवृत स्वर? अ, ए, अ के बाद ए, औ। ये 3 जो हैं अर्धविवृत स्वर हैं। चौथा बिंदु है पांचवा बिंदु है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है अनुनासिक स्वर। जब अर्धचंद्राकार के ऊपर बिंदी लगाया जाता है तब वो चंद्र बिंदु में बदल जाता है। यह चंद्र बिंदु या अनुनासिक का चिन्ह जब किसी स्वर पर लगा दिया जाता है तो यह अनुनासिक स्वर कहलाता है। सभी 11 स्वरों के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगाया जा सकता है। जब किसी स्वर के ऊपर पहले से ही कोई चिन्ह हो तो वहाँ केवल बिंदी लगा दी जाती है। अनुनासिक स्वर को लेकर के 2-3 बातें यहाँ समझने के लायक हैं कि यह चंद्र बिंदु की आकृति में लिखा जाता है।
किस तरह से वो चंद्र बिंदु लगाया जाता है, तो आधा चांद बनाकर उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है और यह चंद्र बिंदु बन जाता है। अब इसे अनुनासिक क्यों कहा जाता है? अनुनासिक लगा दिया जाता है, अनुनासिक स्वर कहलाता है। यह जो चंद्र बिंदु है इसे ही अनुनासिक का चिन्ह कहा जाता है। अब जो हमारे पास 11 स्वर हैं, कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो उन सभी 11 स्वरों को अनुनासिक चिन्ह लगाकर अनुनासिक स्वर बनाया जा सकता है। किस प्रकार से बनाया जाएगा यह देख लेते हैं उदाहरण में। अ हमारे पास पहला स्वर है, इसके ऊपर हमने आधा चांद बनाकर एक बिंदी लगा दिया, यह बन गया अनुनासिक चिन्ह। और इसके साथ ही स्वर के ऊपर ये लगा हुआ है तो ये बन गया अनुनासिक स्वर। आगे जो बचे हुए 10 स्वर हैं उनमें से यदि किसी स्वर के ऊपर, जैसे दीर्घ ही है तो इसके ऊपर पहले से ही एक चिन्ह बना हुआ है, तो पहले से चिन्ह है इसलिए आधा चांद नहीं बनाएंगे, केवल बिंदी लगा देंगे। इस तरह से सभी स्वरों का हम अनुनासिक स्वर बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा बिंदु यह भी है कि अनुस्वार का तद्भव रूप अनुनासिक होता है। अनुस्वार क्या होता है हमने पीछे पढ़ा हुआ है, अयोगवाह्य 2 वर्ण होते हैं और जिसमें से एक अनुस्वार होता है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है और इसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का तद्भव रूप अनुनासिक है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी शब्द अनुस्वार के साथ लिखे जाते हैं वो सभी तत्सम होते हैं और जितने भी शब्द अनुनासिक के साथ लिखे जाते हैं, यानी कि आधा चांद और बिंदी दोनों जब आ जाए किसी शब्द में, किसी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर, तो वह अनुनासिक चिन्ह के साथ आने वाला शब्द तद्भव होता है। आगे देखते हैं। अनुनासिकता के आधार पर 2 भेद होते हैं स्वर का, एक हो गया अनुनासिक स्वर और दूसरा हो गया निरनुनासिक स्वर। दूसरा निरनुनासिक स्वर है और इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, जब स्वर के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह ना लगा हो तो वह निरनुनासिक स्वर कहलाता है। सभी 11 स्वर निरनुनासिक स्वर के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है, बात बहुत ही सरल सी है। जहाँ हम अनुनासिक का चिन्ह लगा दिए तो वहाँ पर वो जो स्वर है वो अनुनासिक स्वर बन गया, और अगर हम नहीं लगाते हैं अनुनासिक का चिन्ह तो वो निरनुनासिक स्वर हो गया। जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। एक समान स्वर समूह जो समान जाति के हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। एक समान स्वर समूह, एक समान स्वर समूह जो समान जाति के हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। दीर्घ संधि के जो स्वर समूह होते हैं वे सभी सजातीय स्वर समूह होते हैं। उदाहरण अ, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घ। यहाँ पर जो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि से जुड़े हुए सभी बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे जब हम संधि पढ़ना आरंभ करेंगे। अभी के लिए यह जानकारी है जो सजातीय स्वर के साथ यहाँ पर आपके नोट में आपके पास होनी चाहिए। विजातीय स्वर कौन से होते हैं? वे असमान स्वर समूह जो समान जाति के नहीं हैं विजातीय स्वर कहलाते हैं। दीर्घ संधि को छोड़कर अन्य सभी स्वर संधि जैसे गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के स्वर समूह विजातीय स्वर समूह कहलाता है। इसके उदाहरण हैं अ, ए, अ, ई, अ, उ, दीर्घ, ए आदि। इसी के साथ हमारा जो स्वर से संबंधित अध्ययन है वो पूर्ण होता है और अगला बिंदु हम आरंभ करेंगे व्यंजन का अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।